नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करहल में सियासी दंगल दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव और एसपी नेता शिवपाल यादव आमने सामने आ गए हैं। शिवपाल ने सैफई परिवार के दामाद को लेकर कहा कि अब अनुजेश यादव से परिवार का रिश्ता नहीं है, वापस आना चाहते हैं तो पर्चा वापस लें। इस पर अनुजेश यादव ने शिवपाल को ही बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। इस पूरी उठापटक के बीच करहल की सियासी लड़ाई में रिश्तों वाला एंगल जोर पकड़ चुका है और अब सवाल यह है कि करहल की ललकार अब सियासी जंग में परिवार और अनुजेश ने बदले समीकरण, क्या बीजेपी जीत लेगी रण? तो करहल में फंसे अखिलेश, अब शिवपाल वर्सेस अनुजेश। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले रिपोर्ट देखिए। करहल की ललकार, सियासी जंग में परिवार। शिवपाल की रिश्ते वाली धमकी, पर्चा वापस लो। रिश्ता है पर्चा वापस कर लो, अगर रिश्ता चलाना चाहते हैं 30 तारीख को वापस कर लो। अनुजेश का शिवपाल को न्योता, बीजेपी में आ जाओ। मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनको ऑफर दे रहा हूं, वो पार्टी में आ जाए, मेरी भाजपा में मेरे साथ आ जाए। अनुजेश ने बदले समीकरण, बीजेपी जीत लेगी रण। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, अब वो एक तेज प्रताप यादव और आ गए हैं, रामगोपाल यादव। तो इसलिए इनका पीडीए केवल परिवारवाद है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अपने परिवार का विकास करना है। जब लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग को गुमराह नहीं कर पाएगी भाजपाई, तो लोकतांत्रिक तरीके से पिटेंगे ही, हार जाएंगे तो और क्या कहा जाएगा। करहल में फंसे अखिलेश, शिवपाल वर्सेस अनुजेश। और वक्त महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो पहला सवाल सबके सामने रखेंगे, करहल की ललकार, सियासी जंग में परिवार। करहल की जो ललकार है वो अब परिवार के इर्द गिर्द, अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे परिवारवाद की, लेकिन करहल में जो परिवार के इर्द गिर्द सियासी समीकरण बैठ रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। अनुजेश ने सियासी समीकरण बदला है और क्या इस रणनीति के जरिए बीजेपी अपना रण जीत लेगी? करहल में आगे आ जाएगी बीजेपी? ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल नंबर 3 ये भी पूछेंगे कि क्या करहल में बीजेपी की इस रणनीति के सामने अखिलेश फंस गए हैं? शिवपाल वर्सेस अनुजेश की जो स्थिति यहां पर बनी है बयानबाजी के रूप में, वो बड़ी दिलचस्प हो चली है। और चर्चा के लिए हमारे बीच में राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, मनीष सिंह जी हैं, सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में है, सुशील गौतम जी बसपा समर्थक हमारे साथ हैं और सूर्य मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरुआत सवालों की मनीष जी आपसे कर रहे हैं। हम तो ये सुनते आए हैं कि सियासत में ना कोई दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है, ना कोई रिश्ता होता है। एक ही परिवार में रहकर लोग अलग अलग विचारधाराओं के हिसाब से राजनीति करते रहते हैं, लेकिन आज तो शिवपाल यादव ये कह रहे थे कि अगर रिश्ता रखना है तो पर्चा वापस ले लो। आस्था जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से समता, समानता और संपन्नता की राजनीति को और समाज में कैसे सामाजिक स्तर पर लोगों के जीवन में उत्थान हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने वैचारिक रूप से काम किया है। हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सामंती सत्ता के खिलाफ अनवरत संघर्ष कर लगातार हमारी पार्टी के महान कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की पीडीए की रणनीति से घबराई हुई है। एक बात। दूसरी, जहां तक महत्वपूर्ण बात है करहल की विधानसभा को लेकर के, 447 हमारे पास करहल में विधानसभा क्षेत्र में 447 हमारे पास बूथ हैं। वहां पर बूथों के संगठन को निर्माण करते समय हम लोगों ने पीडीए का जो हमारा पराक्रम है, पुरुषार्थ है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने संगठन का निर्माण किया। अनुजेश जी ने जिस तरह की बात आदरणीय शिवपाल जी पर कही है, आदरणीय शिवपाल जी के ऊपर राजनीतिक रूप से हमला करने के पहले उन्हें यह बात जरूर सोचना चाहिए कि शिवपाल जी ने सांप्रदायिक शक्तियों से अपने जीवन के हर कदम, हर मोड़ पर मुकाबला किया है, संघर्ष किया है और शिवपाल जी की एक समाजवादी ताकत है। नहीं, उन्होंने तो जवाब शिवपाल यादव को उस वक्त दिया जब उन्होंने कहा कि अगर रिश्ता है तो पर्चा वापस लो, तो पलट के उन्होंने भी कह दिया कि आप ही बीजेपी में आ जाओ। पूर्व में भी इस तरह की चर्चाएं रही हैं। नहीं,
आस्था जी बहुत वाजिब आपने सवाल किया है। श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जिस बात को उल्लेखित, अब सोचिए कि कितना दर्द हो रहा होगा शिवपाल जी के अंदर, और उनके मन में कितनी एक भावना ऐसी होगी कि जिस तरह का अनुजेश जी की तरफ से व्यवहार प्रकट किए गए हैं, जिस तरह से अनुजेश जी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी उनको आगे करके जिस तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक परिवार के अटूट रिश्ते को मतलब भारतीय जनता भाजपा ने पार्टी ठेस तो पहुंचाई है आपको, रिश्तों को पहुंचा राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी जवाब लेते हैं। राजेश चौधरी जी, अभी तक आप एक परिवारवाद कहकर दूसरी तरीके से घेर रहे थे विपक्षी पार्टियों को, खासतौर पर सपा को यूपी में। अब उसी परिवार का कार्ड आप करहल की राजनीति में लेकर के आए हैं। अब देखिए, परिवार के एक सदस्य को आप लेकर आए, पर्चा भरवा रहे हैं, उससे ठेस तो लगी है, लेकिन जंग जीत लेंगे इसकी कोई गारंटी है? देखिए, अनुजेश यादव जी की जहां तक बात करें तो वो आज या कल में भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए। पिछले कई वर्षों से लगातार वो भाजपा में काम कर रहे हैं, भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं। जहां तक हम समाजवादी पार्टी की सोच की बात करें, और मैं देख रहा था शिवपाल यादव जी का बयान, तो उनके लिए सब कुछ राजनीति है, उनके लिए सब कुछ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। मुलायम सिंह जी के परिवार को कैसे डेवलप किया जाए, इसी बात के लिए समाजवादी पार्टी चलती है। अरे आप इतना जब रिश्तेदारी मान रहे हो तो छोड़ दो ना उनके लिए सीट, क्यों नहीं छोड़ दे रहे हो? आप उनको तो कह रहे हो, वो कह रहे हैं कि अगर रिश्ता है तो फिर पर्चा वापस लीजिए, मतलब नहीं, रिश्ता है तो उन्हें अपनी अलग राजनीतिक विचारधारा रखने का अधिकार नहीं है क्या? मैंने तो यही सवाल शुरू में मनीष जी से पूछा था कि हमने देखा ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति करते हैं सदस्य। ये उनकी बौखलाहट का परिणाम है। और मनीष जी तो स्वयं ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे में बरसों खड़े रहे, हमने तो लिया नहीं कि छवि खराब है, भ्रष्टाचार के आदमी है। 10 सेकंड मनीष जी का जवाब, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट का रुख करूंगी। जी 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 आस्था जी, राजेश जी से जरा एक बार एक सवाल पूछिएगा कि तेज प्रताप यादव जी समाजवादी पार्टी के पहले उम्मीदवार घोषित हुए या अनुजेश प्रताप सिंह यादव जी को पहले भारतीय जनता पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किया, जरा ये पूछ लीजिएगा। दूसरी जहां तक महत्वपूर्ण बात है, ये वैचारिक लड़ाई है, सैद्धांतिक लड़ाई है। राजेश चौधरी जी इंतजार करिए, करहल की महान जनता 447 बूथों पर आपको 447 बूथों पर हराने जा रही है। ये लड़ाई अनुजेश प्रताप सिंह और समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप जी के बीच नहीं है, ये हमारी सैद्धांतिक और वैचारिक लड़ाई है। और हम इस वैचारिक लड़ाई में, सैद्धांतिक लड़ाई में, लोकतांत्रिक लड़ाई में आपको करहल में हराएंगे और आपकी जमानत नहीं बचेगी। राजेश चौधरी, चलिए ठीक है, आप दोनों के अपने अपने दावे हैं। मैं चर्चा में हमारे बीच में राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल जी भी हैं, उनको लेकर आना चाहूंगी। सूर्य मैथिल जी, क्या लग रहा है, बीजेपी की रणनीति सफल होगी परिवार के खिलाफ परिवार के ही सदस्य को उम्मीदवार बनाकर? धन्यवाद आस्था जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी में जहां तक मैं समझता हूं कि कोई ये पैमाना नहीं है कि परिवार यादव परिवार से है, मुलायम सिंह जी के परिवार से, इसीलिए उनको टिकट दिया गया। हो सकता है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सर्वे जो कहता हो कि वहाँ पे सबसे लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के जो ये कार्यकर्ता हैं, उनमें जो उम्मीदवार हैं वो निकल के आए हों। अब परेशानी कहाँ है? आप देखिए कि कितनी हताश है समाजवादी पार्टी कि ओपनली कह रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं कि भैया अगर आपने हमसे रिश्ता रखना है तो जाइए और पर्चा वापस करके आइए। ये लोकतंत्र की जीत है क्या? और महत्वपूर्ण बात, कहाँ लिखा है कि भैया एक परिवार में यदि समाजवादी पार्टी के चुनावी सिंबल से कोई यादव लड़ रहा है तो दूसरी तरफ से यादव नहीं लड़ सकता? देखिए सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी किस हद तक परिवारवाद में और किस हद तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। देखिए, पहले गायत्री प्रजापति जिस समय में राज्य मंत्री थे, उनकी सदस्यता गई, उनकी पत्नी को चुनाव लड़वाया था, जबकि गायत्री प्रजापति के ऊपर एक नाबालिग से बलात्कार का केस था। उसी प्रकार अभी सीसा मुंह से देख लीजिए, वहां से इरफान सोलंकी को डिस्क्वालीफाई किया गया भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में, अब उनकी पत्नी को लड़वा दिया गया। 4 मुस्लिम कैंडिडेट 9 में से ये समाजवादी पार्टी का मुस्लिम प्रेम और तुष्टीकरण दर्शाता है। और रही बात परिवारवाद की, तो क्या ठेका ले रखा है क्या मुलायम सिंह जी के परिवार ने मैनपुरी का? क्या वहां पर यादवों में केवल और केवल मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव ही रहेंगे, या जिनके ऊपर अखिलेश यादव हाथ रख देंगे वही यादवों का सुनवार हो जाएगा क्या? नहीं,
भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उन्होंने बहुत चुन के, बहुत समझ के अनुजेश जी को दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि करहल के अंदर इस बार मोदी जी की, योगी जी की प्रचंड हवा है और इस चुनाव, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जो है चारों खाने चित होने वाली। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी। जी, जिस पीडीए की बात की जा रही है, जिस परिवार को बार बार मुद्दा बनाया जाता है, उसी परिवार के एक सदस्य को बीजेपी उम्मीदवार बना के करहल के मैदान में उतार देती है। और अब ये परिवार वॉर जो है वो करहल में, क्योंकि करहल का बार बार नाम इसलिए क्योंकि ये पैतृक सीट है समाजवादी पार्टी की, ये एक परिवार की सीट है और यहां से बीजेपी जीतकर एक बड़ा मैसेज देना चाहेगी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, तो उसमें साफ दिखता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है चुनाव लड़ने के लिए। आप बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में ये 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, क्या किसी को ये नहीं पता कि यहाँ पर जो है एक मोहित पांडे नाम का लड़का, जिसकी पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी और उनकी पुलिस। सुना है विधायक जी 1 लाख रुपए लेके पहुंचते हैं और उसको बचाने की कोशिश भी करते हैं कि रफा दफा कर दो मामला। तो आप बताइए, जब पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हो रही है, तो क्या लगता है आपको ये 9 सीटें जीतने आधार पर जीतने? गोपाल मिश्रा का नाम याद है? बहराइच के अंदर अभी हत्या की थी, आपका मुंह सिला हुआ था उस समय में, यह नाम याद नहीं है? वहां गई प्रियंका गांधी, वहां गए राहुल गांधी, आप गई, कोई कांग्रेस का नेता गया? गोपाल मिश्रा एक आम गरीब घर का बच्चा था, उसकी मौत की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा, वहां पर कह रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उत्पात मचा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही दंगा फैला रहे थे। शोभा यात्रा, हिंदू शोभा यात्रा हिंदू निकाल रहे हैं, छतों के ऊपर, मुस्लिम घरों की छतों के ऊपर पत्थरों का जखीरा है, बंदूक के गोलियां वो ऊपर से चला रहे हैं, पत्थर वो ऊपर से मार रहे हैं, और आप कह रही हैं कि भैया हिंदुओं ने उत्पात मचाया, हिंदू पिटा, हिंदू मारा गया, हिंदू के नखून निकाल लिए गए, गोलियां मारी गई, सुएं से भोंक दिया गया उसको, और आप कह रही है हिंदू ने पीटा? शर्मानी चाहिए आपको। ये इसीलिए आपका ये हाल उत्तर प्रदेश में है। बदतमीज आदमी हो तुम। आप मत खोइए, जवाब दीजिए। मैंने हिंदू मुसलमान का नाम भी नहीं लिया यहाँ पर, मैं बोल रही हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और ये बदतमीज आदमी कह रहे हैं मुसलमान। एक सेकंड प्रियंका जी, देखिए शब्दों का चयन आप संभाल कर करिए, बाकी जवाब आपको जितना तीखा देना है आप अपना जवाब दीजिए, शब्दों का चयन संभाल कर करिए। उन्होंने आप पर कोई पर्सनल हमला नहीं किया। आस्था जी, इनकी परेशानी नहीं है, इनकी पार्टी के जो सुप्रीमो है वही हिंदुओं का हिंसक कहते हैं, तो ये सारी की सारी पार्टी ऊपर से नीचे तक हिंदू विरोधी तो है ही ना जी। ये लोग है ही हिंदू विरोधी, यही तो काट रहे हैं, तभी तो यही तो बांट रहे हैं, तभी तो हिंदू कटा है अब तक। और बताते हो अपने आप को पत्रकार हो तुम, बेहद घटिया आदमी हो तुम। एक सेकेंड, नहीं प्रियंका जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आप रोज डिबेट पर आती हैं, लेकिन कभी इस तरह आप आपा नहीं खोती कि आप पर्सनली किसी को अपशब्द कहने लग जाएं। इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। आप फैक्ट्स पर बोलिए, आप फैक्ट्स पर बोलिए। आपको कुछ गलत लग रहा है, आपको कुछ झूठ लग रहा है, उसका आप खंडन करिए, अपने फैक्ट्स रखिए। राहुल गांधी जी ने भगवान शिव की प्रतिमा दिखाई थी, नहीं दिखाई थी संसद में? हिंदुओं का हिंसक बोला था कि नहीं बोला था? आप बताइए प्रियंका जी, आप मेरी बड़ी बहन है, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूँ, आप चाहे मुझे लाख अपमानित कर लीजिए, लेकिन आप भी सनातनी हैं, और जिस दिन आप भी बटेंगी उस दिन आप भी कटेंगी। बांग्लादेश का उदाहरण ले लीजिए आप। हाँ, चुनाव लड़ने चले आते हैं, यहाँ पर अपना एजेंडा चलाने आते हैं, हिंदू मुसलमान करके बैठ जाते हैं। आप गोपाल मिश्रा का नाम याद दिला दिया, क्यों दर्द हो गया आपको? चलिए, आप ऐसा को भेद कर रही हैं, हनुमान जी का नाम ले दिया हो। एक सेकंड, चलिए आप दोनों शांत हो जाइए। हमारे बीच में सुशील गौतम जी भी हैं, बसपा समर्थक। सुशील गौतम जी बताइए, वैसे तो बात करहल की हो रही है, लेकिन सामने 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव है, इसमें सियासी समीकरण, एक तरफ पीडीए की बात है, लेकिन दूसरी तरफ कटेंगे बटेंगे की भी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। बसपा की क्या रणनीति है? देखिए, बसपा से पहले जो करहल की सीट की बात है और पूरे चुनाव की बात है, बीजेपी ही वो पार्टी है। आज बहराइच के दंगे के बाद जो गोपाल मिश्रा की हत्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इसलिए शामिल हैं, उस बच्चे को इतना बलगाया गया कि वो उन्माद फैलाने पे हो गया। और ये हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। जिन्होंने हत्या की, सिंह सेंगर, जिन्होंने मर्डर किया है, उस पर भी बोल दीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर, मैडम सुनिए, कुलदीप सिंह सेंगर कौन था? किसका बलात्कार करने वाला था? किसके परिवार को मानने वाला था? वो भी एक हिंदू परिवार था।
अजय टैनी मिश्रा का लड़का आज जो कौन था, वो भी हिंदुओं पर गाड़ी चलाने वाला आदमी शख्स था, उनको भी ये टिकट दिए गए हैं। ऐसे तमाम लोग ब्रजमोहन शरण के बेटे को टिकट दिया गया। चलिए आप नाम तो पहले सही से लीजिए, बहरहाल जवाब दीजिए राजेश चौधरी जी इसका। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो अभद्रता इस डिबेट में प्रियंका जी कर रही थी उसकी घोर निंदा करता हूँ। एक सम्मानित व्यक्ति के बारे में इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना हमको शोभा नहीं देता है, कभी भी बिल्कुल नहीं देता। उन्होंने कुछ अब शब्द कहे ही नहीं। अरे हिंदू मुसलमान कहेंगे तो कहेंगे गोपाल मिश्रा को मुसलमानों ने मारा। मैं 10 बार कह रहा हूँ, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा। मुस्लिम परस्त पार्टी कांग्रेस है, मैं 10 बार कह रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी सब तो मुसलमानों के लिए खड़े हो जाते हैं दिन रात। हिंदू विरोधी ये लोग हैं, हिंदुओं की हत्या करवाने वाले ये लोग हैं। दलितों पे बलात्कार होता है, ये नहीं बोलेंगे। मुसलमान को कोई छींक भी मार देगा तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, उसमें नहीं बोलेगी। प्रियंका वाड्रा भी नहीं बोलेंगी, राहुल गांधी भी नहीं बोलेंगे। और उन्होंने ठीक कहा, देश की पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर के शंकर जी की मूर्ति दिखाई थी। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहना था, आप जाति बता नहीं पाते। सुनिए, आप कान खोल के सुनिए। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और जाति बताइए क्या राहुल गांधी की जाति? मैडम आप ही बता दीजिए, हम तो जानना चाहते हैं। प्रियंका जी देखिए, यहाँ सवाल उस पर नहीं उठाया गया है कि आप कह रही हैं पुलिस कस्टडी में एक की मौत होती है तो जिम्मेदार पुलिस की, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप लोग सेलेक्टिव क्यों हैं? कहीं आपकी सेलेक्टिव चुप्पी है, कहीं आपका सेलेक्टिव एजिटेशन है, कहीं प्रोटेस्ट है। आप सेलेक्टिव है, इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। बाकी आप मामला कोई भी उठाइए, अगर पुलिस कस्टडी में मौत गलत है तो वो कह रहे हैं कि गोपाल मिश्रा पर आप खामोश क्यों हैं? क्या ये सेलेक्टिव नजरिया है? फिरोज खान के मनीष जी जाति की बता दो, क्या है जाति? ठीक है, बता दो। मनीष जी बात रखना चाह रहे, बोलिए। आस्था जी चर्चा की जो विषय थी उसको विषयांतर करने की पूरी कोशिश की गई। और ये सूर्या जो मैथिली जी हैं, इनके बारे में तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि इनका सूर्य जब से अस्त हुआ है 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद से, उसके बाद से इन लोगों की बिलबिलाहट है और इनका एजेंडा जो है वो चल नहीं पा रहा है। सरकार तो उन्हीं की है ना, आप कहां से अस्त कह रहे हैं? कहां से अस्त कह रहे हैं? अब सरकार तो उन्हीं की चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है। और सूर्य मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुनिए ना, ये राजनीतिक विश्लेषक आस्था जी, आपको देश सुनता है आस्था जी, आपका इतना मान। अरे आप मेरे पे चर्चा मत कीजिए, आप तथ्यों पे चर्चा कीजिए भैया कि 9 में से 4 मुस्लिम कैंडिडेट आपने क्यों दिए। दूसरी चीज, तब आपको पीडीए याद नहीं आया, तब आपको भ्रष्टाचार याद नहीं आया। इरफान सोलंकी की पत्नी को आपने चुनाव लड़वा दिया, वो भ्रष्टाचार के मामले में डिस्क्वालीफाई हुए। क्या बात करते हैं? बलात्कारियों की पत्नी को आप चुनाव लड़वाते हैं, भ्रष्टाचारियों की पत्नी को आप चुनाव लड़वाते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम तो जी देश हित की बात कर रहे हैं। आप इस पे तर्क बात कीजिए। सूर्या में सूर्य मैथिल जी शांत होइए आप। हाँ, 20 सेकेंड अनइंटरप्टेड, बोले मनीष जी। आस्था जी मात्र मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सूर्य मैथिली जी से। सूर्य मैथिली जी, एक बात तो हिंदू संस्कृति और सभ्यता पर आप बहुत लंबा और लच्छेदार भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का भाषण दे रहे हैं। आप एक से बता दीजिए कि हमारी संस्कृति में 15 दिन पर कौन सा ऐसा पूजा कराया जाता है जो सभी हिंदू परिवारों में कराया जाता है, उसका नाम क्या है? जरा बता दीजिए हमको तो। अरे भैया देखिए, अमावस और पूर्णिमा के विषय में मुझे मत बताइए। आप तो मुझे यह बताइए कितने हजार राम भक्तों को आपने गोली मारी थी और कितनों को आपने उठा के फेंका था सरयू के अंदर। सरयू का जो पानी है वो लाल कर दिया था, उसको अपवित्र कर दिया था, और हजारों राम भक्तों के सरों में गोली मारने के बाद भी आप अट्टहास कर रहे थे और आप अपने आप को हिंदू कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ के दंगों के अंदर गौरव और जो सुमित है उसको बातों से पीछ के मारने के बाद भी आजम खान के फोन पे डीएम और एसपी का ट्रांसफर करने वाले समाजवादी यहाँ बैठकर ज्ञान छाट रहे हैं मुझे सनातन का। अरे मैथिली जी, आप बहुत ज्ञानी हैं। 12 से 2012 से 13 के बीच में 36 दंगे हुए थे। आप पूजा का नाम बताओ, याद है आपको? उत्तर प्रदेश का हर हिस्सा लगातार सुलगता रहा था, याद है? अरे भैया, आप प्रशासन में मैथिली जी, आप बहुत ज्ञानी हैं। आप दोनों के
के बीच के वाद विवाद को मैं यही रोकती हूँ, विषय पर आते हैं। नहीं, हमारे बात विवाद की बात नहीं है, ठीक ये हिंदू संस्कृति पर बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाने वाले लोग इस तरह की बात करेंगे। चलिए, जिस भी संस्कृति की आप बात रख रहे हैं वो भी बात रख रहे हैं, इसको जनता को तय करने दीजिए। हम चुनाव के विषय पर सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में जब इस आदमी को जानकारी नहीं है, हर 15 दिन पर हमारे घरों में सत्यनारायण भगवान का कथा किया जाता है, जब इस आदमी को ये सब निजी पहलू है। यहाँ हम जिस विषय को लेकर आए हैं, मुझे लगता है अखिलेश यादव का कोई पितृ, अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट अपने पितरों की पूजा करते हुए दिखाया क्या? आप आपको हिंदू बोलते हैं, जरा बताइए ना मुझे। करता है क्या करता है उस पर नहीं जाना, ये विषय नहीं। राजेश चौधरी जी मेरे सवाल का जवाब देंगे। राजेश चौधरी जी, आप उनको परिवारवादी कहते हैं, अब आप क्या रिश्तेदारवादी हो गए हैं? हम तो सब कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वा रहे हैं। अनुजेश प्रसाद यादव भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं वहां से। वो कोई कल हम पार्टी में लेके नहीं आए, खैर से हमारी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। हर सीट पर हम तो कार्यकर्ता को लड़वा रहे हैं। और जिनकी है शीशा, वो अच्छा, तो करल में नहीं था कोई आपका कार्यकर्ता, ये बताइए। वो भी कार्यकर्ता, इतने सालों तक चुनाव आप भी लड़ते रहे वहां पे, आपका भी वहां पर होगा, संगठन होगा। आस्था जी, सीसा मऊ के विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता इसलिए कही गई कि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, विदेशियों के फर्जी कागजात बना करके देश में बसाने का काम कर रहे थे। आस्था जी, इस तरह का इतने महत्वपूर्ण चैनल पर बैठ करके इतने बड़े झूठ बोले जाएंगे, आप कल्पना कर सकती हैं। इनके ऊपर जो आरोप है, इस आरोप पे उनकी सदस्यता गई है, वो टेरर फंडिंग की गई है। क्या आस्था जी, इस चैनल पे इतने बड़े झूठ बोले जाएंगे? इस आदमी को कोई ज्ञान नहीं है, इन लोगों को कोई पता नहीं है, इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। राजेश चौधरी जी, मेरा सवाल कानपुर को लेकर नहीं था, मेरा सवाल करहल को लेकर था। मैंने आपसे पूछा कि आप जिनको परिवारवादी कहते हैं, अब आप उनसे चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए आपको रिश्तेदारवादी होना पड़ा है। अरे कहाँ होना, हमारा कार्यकर्ता है वो, हमारा बरसों से काम कर रहा है पार्टी में भाई, अनेक पदों पर रहे पार्टी के। और ये जो सत्यनारायण भगवान की कथा की बात कर रहे थे, मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव जी कब अयोध्या जाकर के दर्शन करके आए थे, जरा बता देंगे क्या? अरे तो सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी के बारे में कब तक आप बोलेंगे? उनको लेकर के कब तक चिंता जाहिर करेंगे? अखिलेश यादव जी के पराक्रम और पुरुषार्थ में आपको चलाने वाले समाजवादी पार्टी के हिंदू विरोधी लोगों, आप मुस्लिम परस्तों, ये देश की जनता जानती है कि आप केवल मुसलमानों के लिए राजनीति करते हो। आस्था जी 10 सेकंड मनीष जी, फिर प्रियंका जी। आस्था जी, योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये लक्ष्यधार महाभ्रष्टाचारी घोटालेबाज जो बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं, आज हमारा उत्तर प्रदेश 8,16,000 करोड़ के कर्जे में है। और आज के समय में हमारे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 31,124 रुपए कर्जा। उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में सोचते नहीं है। झूठी पार्टी, झूठे लोग, झूठा प्रवक्ता, झूठी बात कही है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रुक जाइए राजेश चौधरी जी, रुक जाइए, मनीष जी रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। प्रियंका गुप्ता जी 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें दी हैं कांग्रेस को, और कहा जा रहा है कि मुश्किल सीटें हैं जहां आप पूर्व में चौथे नंबर पे रहे हैं, इससे पहले जब चुनाव हुए थे। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से यहाँ समर्थन में चुनाव लड़ रही है, और समर्थन में चुनाव लड़ने का मतलब होता है कि हम पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और उसका नतीजा आपने 2024 के चुनाव में भी देखा, किस तरह भारतीय जनता पार्टी को बेताकी पे लाने का किसी ने काम किया, जो सिर्फ इंडिया गठबंधन ने किया। अभी यहाँ पर जो है गायत्री प्रजापति की बातें हो रही थी, अरे उनके परिवार के साथ वोट मंच पे कौन खड़ा था, वोट मंगवा रहा था अपने लिए? स्मृति ईरानी की मंच पर शेयर कर रही थी, तब नहीं दिख रहा था, तभी चश्मा जो लगाए अंधा हो गया होगा, तब इस पे जो है गया होगा तो नहीं दिख रहा होगा। ये ऐसे लोग हैं, अपनी आंखों से जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं और जनता को वही दिखाना चाहते हैं। ये झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोग। ठीक है, सूर्य मैथिल जी जवाब। देखिए, अभी कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं ये भूल गई कि इनको जो 2 सीटें दी हैं उसके अंदर भी इनको ये कहा गया है कि आप जीत पाए तो जीतें, नहीं जीत पाए तो कोई बात नहीं, आपकी जमानतें जब्त होंगी, इसीलिए आपको इतनी टफ सीट दे दी। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है, मेरा प्रश्न इतना है कि आप मुझे इतना बता दीजिए कि राहुल गांधी जी हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, राहुल गांधी जी भगवान शिव का अपमान करते हैं, और आप आके खड़े हो जाते हैं कि भैया हम तो हिंदू चिंतक हैं। आप पांडे जी का तो नाम लेते हैं,
जिन लोगों ने कस्टोडियल डेथ के जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप मुझे इतना बताइए कि गोपाल मिश्रा के घर पे कब राहुल गांधी जा रहे हैं? गोपाल मिश्रा के घर पे लड़की हूं लड़ सकती हूं की जो नेत्री है वो कब जा रही हैं? कब सोनिया गांधी जी उनके यहाँ विजिट कर रही हैं? या अजय राय आपके वही चले जाएं? अरे भैया ये डबल स्टैंडर्ड आप क्यों रखते हैं, इतना बता दीजिए आप। मुंह से नाम लेके दिखाओ मोहित पांडे का, अगर हिम्मत है तो यहाँ बैठ के एक बार भी नहीं बोले हो तुम यहाँ पर बैठ के कि मोहित पांडे नाम का एक लड़का आप अपना जवाब मर जाता है। आज प्रियंका जी शायद लाल मिर्च खा के आई अगर हैं। हिम्मत है तो हिंदू और मुसलमान करने के लिए बैठ जाते हैं यहाँ पर टीवी चैनल। बहराइच के अंदर किन्होंने पत्थर मारे जरा बताइए आप मुझे। बहराइच में कितने पत्थर मारे, किन्होंने नामजद एफआईआर है, नामजद एफआईआर है और सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। आपके मुंह में लकवा मार जाएगा। मैं बताता हूँ गोपाल मिश्रा के साथ क्या हुआ, उनके नखून निकाले गए, उनकी छाती पे जो बर्फ वाला सुआ होता है वो गदा गया, उनको गोलियां मारी गई, उनकी आंखों पे फोड़ी गई। क्या बात करती है आप सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की जो है बीमार पार्टी की नेता है, आपको हिंदुओं की हत्याएं नहीं दिखती हैं। और जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार आप लोग हैं। जब राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कहते हैं और सामने वाले शांतिप्रिय समुदाय को कहते हैं कि भैया ये तो विक्टिम है, तब उन लोगों का मोराल बढ़ता है। चलिए समय खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो सियासी बहस है मुझे लगता है कि अब आने वाले 9 सीटों पर जो वोटिंग होनी है उससे पहले इसका पारा और हाई होने वाला है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो करहल की सियासी लड़ाई में रिश्तों वाला एंगल जोर पकड़ चुका है और सवाल यह है कि करहल की ललकार अब सियासी जंग में परिवार और अनुजेश ने बदले समीकरण। क्या बीजेपी इससे जीतेगी करहल का रण? ये एक बड़ा सवाल है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।